सर आज तो जैकेट वैकेट डाल रखी है आपने, जी। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो जैकेट भी नहीं पहन रखी थी, वो तो टी शर्ट में घूम रहे हरियाणा में। क्या कहेंगे आप उनके इस? यार पहले तो भाजपा ने टी शर्ट को चर्चा के केंद्र में ला दिया, और वो टी शर्ट शायद राहुल को इतनी लकी लगी कि वो उतार ही नहीं रहे उसके बाद से। और दक्षिण भारत में थे तो लगता था कि चलो एक मौसम वहाँ का मौसम वहाँ का सुहाना है, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत की कड़कती ठंड में टी शर्ट में घूमना, ये दो ही काम कर सकते हैं, या तो तपस्वी या कुछ नेचर ने इस तरीके की बनावट की शरीर में। कोई शब्द हो सकता है राज तपस्वी? हाँ बिल्कुल हुए हैं, और आज कलयुग में तो बहुत जरूरी है, राजा को तपस्वी भी होना चाहिए, चूंकि तपस्वी मिलते नहीं है तो इसलिए जरूरी है कि राज तपस्वी भी हों। लेकिन ये तो है कि उस बंदे ने सिद्ध तो कर दिया अपने आप को कि कम से कम मौसम का तो उस पर असर नहीं है। और दूसरी बात, जो राहुल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए और मैं कभी नहीं बोला, तो मानसिक शक्ति का परिचायक है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर कोशिश की कि उधर से कोई हमला हो, लेकिन राहुल गांधी पूरे दौर में नहीं बोले। तो शारीरिक गर्मी, ठंड वगैरह ये सब झेलने की क्षमता और अपनी आलोचना को किसी भी हद तक सहने की क्षमता, दो चीजें तो राहुल गांधी में यूनिक है। अब उनकी राजनीति का इन चीजों पर क्या असर पड़ता है ये समय बताएगा, लेकिन बंदे में दम है। जैसे कहते हैं कि एक बार मैं बता दूं, हमने फॉर्मल इंटरव्यू शुरू कर लिया था, डॉक्टर सतीश त्यागी जी हमारे साथ हैं और राहुल गांधी की यात्रा पे और उसका हरियाणा पे इम्पैक्ट पे मैं बात करने के लिए आज आया हूँ। तो सर, जो यात्राएं होती हैं वो निश्चित तौर पर दिमाग को तो खोलती हैं इंसान को। जैसे राहुल गांधी की एक छवि बनाई, पप्पू पप्पू पप्पू, तो क्या वो इस यात्रा से अपनी पप्पू की छवि को तोड़ सकते हैं? वो छवि तो टूट गई। और जहाँ तक यात्राओं के महत्व की बात है, तो पूरे इतिहास में आप देखें, मानवता के इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ, जब आदमी पैदल चलता था तब की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब से यातायात के साधन आए हुए हैं उसके बाद में पदयात्रा करना वो अपने आप में एक विचित्र चीज है कि जब आपके पास अन्य साधन मौजूद हैं तो आप क्यों पैदल चल रहे हैं। तो पैदल चलने का इतिहास आप देखें तो पैगंबर भी चले थे, मोहम्मद साहब भी, और उसके बाद में महात्मा गांधी ने भारत में बहुत बड़ी यात्रा, इतनी लंबी तो नहीं थी लेकिन वो पैदल चले, चंद्रशेखर भी चले अभी हाल ही के इतिहास में। तो पैदल चलने का एक संदेश जाता है, एक तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। राहुल गांधी इस मामले में इसलिए खास हैं कि उनकी जो एक छवि बनी थी, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नामदार कामदार, छवि ऐसी बनाई थी कि एक बच्चा, एक नौजवान एक इतनी सुख सुविधाओं में पला पनपा है, वो आम आदमी के दर्द को, उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। छुट्टियां बिताने वो यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है। तो ऐसा आदमी 18 साल राजनीति में रहने के बाद, भारत की राजनीति में 18 साल उनको हो गए, और उसके बाद वो निकलता है फिर से, और ये घोषित करके निकलता है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का, तो उस समय बहुत लोगों को डाउट था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या जो उनकी छवि थी उसके अनुरूप वो बीच में कहीं खिसक तो नहीं जाएंगे विदेश वगैरह में। मन कर गया। लेकिन जितनी संकल्प शक्ति उन्होंने अपनी सिद्ध की है, उससे राजनीतिक सोच के लोगों को तो छोड़िए, जो गैर राजनीतिक लोग हैं उन पे ज्यादा असर पड़ा है। आम आदमी उत्तरी भारत में अब जो देख रहा है कि इतनी कड़कती ठंड में राहुल गांधी जा रहे हैं, तो बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है राहुल गांधी को कि उनकी जो टी शर्ट की कहानी ने इतना प्रचार कर दिया कि अब उनको मेन मीडिया की जरूरत नहीं है। मेन मीडिया तो वैसे भी कवर नहीं करता। हाँ, तो आज भारत का हर आदमी ये जान गया है कि राहुल गांधी निकला है और यात्रा कर रहा है विषम परिस्थितियों में, सारे मौसमों की मार झेल के। तो इतना तो असर राहुल गांधी ने पैदा कर दिया है। तो सर, जैसे अभी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल जो सदैव अटल है, वहां पे भी चले गए। लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना जी की मजार पे चले गए थे पाकिस्तान में, हालांकि उनको राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो
ये किस तरह का कॉन्सेप्ट राहुल गांधी पेश करना चाहते हैं भारत की राजनीति में कि अटल जी भी अब कांग्रेस को स्वीकारी हैं, जैसे सरदार पटेल भाजपा ने अपना लिए हैं, उसी तरीके से? देखिए, अगर इसको राजनीतिक संदर्भ में देखें और हमें देखना चाहिए तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का वो समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से। और लोकतंत्र में है आप, तो आपको जो आपका विपक्षी है वो आपका विरोधी या शत्रु नहीं हो सकता। ये चीज़ तो बहुत पहले से कही जा रही है, राहुल गांधी ने बार बार दोहराया है। और लोकसभा में आपने भी वो दृश्य देखा होगा जब राहुल अपनी सीट से उठ के नरेंद्र मोदी जी को आलिंगन करते हैं। हालांकि वो मजाक उड़ाते हैं उनका। हाँ, वो मजाक उड़ाते हैं, अभी भी मजाक क्यों उड़ाया गया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित करने की कोशिश की है, या जो पहले होता था उसको थोड़ी मजबूती दी है कि राजनीति में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वैचारिक असहमति के बावजूद भी हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। अटल जी भी यही चाहते थे, अटल जी की सारी राजनीति ऐसी थी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो धर्मेंद्र जी आया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 2014 के बाद। अटल जी की भाजपा और मोदी जी की भाजपा में धरती आसमान का फर्क है। आज राहुल गांधी कहीं अटल जी की भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं, विपक्ष में होते हुए भी। और मीडिया ने ये हाइप बना दिया अटल जी की समाधि पे, वो ये भूल गए कि वो तो चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी गए हैं, बाबू जगजीवन राम की समाधि पे भी गए हैं। पास ही है सर। इसका बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। अब राजनीति तलाशनी चाहिए, वो स्वतंत्रता है हर किसी को, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जितनी भी समाधियां हैं उन सब पर वो गए, जाके पुष्पांजलि अर्पित की है। तो एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी परंपरा है, और भारत के लोगों ने इसको पसंद किया है। सर, जैसे यात्रा पहले चरण में 3 जो हरियाणा से होकर भी गुजरी है, तो हरियाणा एक असल में पॉलिटिकल जो पैदल यात्राएं हैं इनका गवारा है बहुत पुराने समय से। आपको पता है कि 85 में चौधरी देवीलाल ने यहाँ से पैदल यात्रा निकाली। फिर ओम प्रकाश चौटाला ट्रैक्टर ने लेके निकले क्योंकि वो चूंकि चल नहीं सकते थे। फिर उसके बाद कंडेला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यात्रा निकाली। अब ये चौथी यात्रा प्रदेश से गुजरी है, और खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा के सब करता थे, तो उन्होंने पूरा जोर भी लगाया। उनके लोग ये भी कह रहे हैं यात्रा बहुत सफल रही है हरियाणा में। लेकिन इस दौरान 2-3 इशू उठे हैं, जैसे किरण चौधरी यात्रा में होते हुए भी उनका एक तरीके से नहीं जैसा होना, या उनको बैक बर्नर पे धकेला जाना उनका। तो आप क्या सोचते हैं कि इस यात्रा का जो हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक कद पे क्या नफा नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, कई सारी चीजें मिली हुई आपके सवाल में। तो हरियाणा में पदयात्रा का स्वागत तो हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, अच्छा हुआ है। चूंकि हरियाणा तो बुनियादी रूप से पसीना बहाने वालों की धरती है। यहाँ सुख सुविधा की राजनीति या सुख सुविधा के जीवन को ज्यादा वरीयता हरियाणा के लोग नहीं देते। आप देखिए, जो समृद्ध तबका भी है यहाँ का, वो भी शारीरिक श्रम करने में भरोसा रखता है। और जब भी कोई आदमी सड़क पर निकला, चाहे देवीलाल निकलो या और लोग निकले हों, जिन्होंने जून और मई की गर्मी में पसीना बहा है और कड़कती ठंड में जो लोग निकले, उनको हरियाणा के आदमी आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये इनके स्वभाव की चीज है। रही राजनीति की बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी व्यवस्थाएं की, उनको करनी थी, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक तरीके से उनके अपने आदमी हैं गुटबंदी के लिहाज से बात करें तो। दूसरे वो कांग्रेस के एक बड़े नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सीएलपी के लीडर भी हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी थी। लेकिन ये भी सच है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी नेता में इतनी सामर्थ्य थी नहीं कि इतनी भीड़ पद यात्रा में इकट्ठा करते थे। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। चूंकि ना तो रणदीप सिंह की इतनी बड़ी हैसियत है सुरजेवाला की, और न किरण चौधरी की है। हाँ, अगर कहीं भिवानी के क्षेत्र से निकलती उन विधानसभा क्षेत्रों से जहाँ किरण जी का प्रभाव है, तो शायद भीड़ उमड़ सकती थी। लेकिन अगर पूरे हरियाणा से आपने निकालना है यात्रा को, तो वहाँ वो जो कैपेसिटी है केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। और किरण चौधरी का ना आना, मुझे नहीं लगता इसके पीछे क्या वजह है। अभी हालांकि उनकी ट्वीट की बड़ी चर्चा हो रही है,
उन्होंने तुलसी पूजन की भी शुभकामनाएं दी हैं और अभी अटल जी को भी श्रद्धांजलि दी है। तो उससे ये अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में तो जाने की तैयारी नहीं कर रही। शुरुआत तो ऐसे ही होती है। हाँ, पहला भी शिगुफा ये उड़ रहा था। तो अगर वो जाती भी हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो और सुविधा हो जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चाहते हैं कि हरियाणा की किसी भी बेल्ट में और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सब साफ कर दो, सब साफ हो जाए, वो इस मिशन पे जुटे हैं। किरण चौधरी पे तो मजबूरी में ये जिम्मेदारी आ खड़ी हुई है। हाँ, कांग्रेस में विरोधी दल की जो जिम्मेदारी है वो तो किरण चौधरी पर मजबूरी में आई हुई है। बिल्कुल, क्योंकि कोई रहा तो नहीं हुड्डा के खिलाफ बोलने। हाँ, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मतलब अगर कहें कांग्रेस की भाषा में एक क्षत्रप बन ही चुके हैं। जो क्षत्रप का मतलब वो हाईकमान के लिए भी चुनौती है, और जो हाईकमान के लिए चुनौती है तो अपने जो उसके राइवल हैं प्रदेश में उन सबको तो वो खत्म करेगा ही, जाहिर सी बात है। तो क्षत्रप की राजनीति ऐसी होती है, इतिहास इसका साक्षी ऐसी होती है, और इनका अंत कैसा होता है वो भी देखने लायक होता है कि सारे क्षत्रप जो हैं वो एक ना एक दौर में जाके फिर अप्रासंगिक हुए हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो आप जब अगर दूसरे लोगों को मौका ही नहीं दोगे, वो मंच ही प्रदान नहीं करोगे, आप सब जगह अपने लोग ला रहे हो, तो इसका मतलब सारा का सारा राजनीतिक मंच, सारा राजनीतिक परिदृश्य आपका है, तो वहाँ कोई और है ही नहीं। तो जो लोग थोड़ी भी महत्वाकांक्षा रखते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो तो चले ही जाएंगे। सेकंड लाइन तैयार नहीं होती ना जिसकी पार्टी, सेकंड लाइन तैयार नहीं होती। और राहुल गांधी ने भी शायद एक तो यात्रा का तगाजा था कि उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया कि अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपेक्षा करूंगा तो चूंकि तो सारा दांव पे है पद यात्रा में, तो और हरियाणा पे खास तौर से नज़र थी, तो उन्होंने एक समझदारी दिखाई है। इस समय कोई ऐसा प्रयास भी नहीं किया कि सब लोग एकजुट हों, सिंबॉलिक सी चीज़ें थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे बढ़ के, जैसा वो हमेशा करते हैं, इसकी बागडोर अपने हाथ में ली। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था, और क्या करते। तो अच्छा ही हुआ राजनीतिक लिहाज से, ठीक है। अच्छा सर, जैसे अब राजनीतिक यात्रा निकल चुकी है, दूसरे चरण में शायद 3 दिन की और नंबर आ जाए हरियाणा का। तो हरियाणा में जो 2024 है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आपने देखा होगा कि जननायक जनता पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया भिवानी में, अच्छी खासी रैली की। भारतीय जनता पार्टी ने कह रहे हैं कि जो प्रदेश के तीनों लाल हैं वो सब भाजपा में समाहित हो जाएंगे। 2 हो चुके हैं, एक ही बचा है किरण चौधरी के रूप में। तो एक तरफ ये तीनों लाल वो वाली भाजपा हो जाएगी, चारों लाल मनोहर लाल जी भी हैं, एक तरफ जननायक जनता पार्टी भी हो जाएगी, फिर कांग्रेस आ गई है। तो ऐसे में मुकाबला क्या देखते हैं आपकी, आमने सामने का रहेगा कांग्रेस भाजपा का, या तीसरी किसी पार्टी के भी कुछ स्कोप बनते हैं? देखिए, अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो मुकाबला तो साफ साफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। कुछ पॉकेट्स में, कुछ सीट्स पे तिकोने मुकाबले हो सकते हैं, कहीं चतुष्कोणीय भी हो सकता है, बहुत जगह पे। हाँ, लेकिन ओवरऑल आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही ये इलेक्शन सिमटना है। और कांग्रेस हरियाणा में कोई कमजोर स्थिति में रही नहीं है। आज के संदर्भ में देखें तो हरियाणा में ही सबसे मजबूत स्थिति जी। कांग्रेस की जब 3 सीटें थी, जब कांग्रेस की विधानसभा में 5 सीटें थी, तब भी सीटों को अगर आप रख दें एक साइड में, तो जन समर्थन के लिहाज से तो कांग्रेस तब भी बड़ी पार्टी थी, और आज तो 31 सीटें हैं। तो पार्टी की विधायकों की संख्या के लिहाज से भी और जन समर्थन के लिहाज से भी कांग्रेस एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ताकत मतलब है प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि 8-9 साल हो गए उनको सत्ता में रहते, तो वो भी एक अपनी एक इमर्जिंग पावर बनी है। तो इन 2 शक्तियों के बीच ही चुनाव होना सारा का सारा। और बाकी जो छोटे मोटे दल हैं, जो कभी बड़े दल होते थे, भाजपा के साथ गठबंधन तय लग रहा है उनका, तो नहीं तो स्कोप ही नहीं बनता फिर। हाँ, तो जितना चुनौती कांग्रेस देगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन के मजबूत होने की संभावना रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जेजेपी के बिना चल सकते हैं, तो वो एक पल में हटा दें उसको। ये डर जो है ये कांग्रेस ही बिठा रही है। कितना वाजिब है ये डर? इसमें दम है इस डर में कुछ? हाँ, बिल्कुल डर है, दम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से गैर जाटों की पार्टी है।
आप कितना ही ड्रामेबाजी कीजिए और तरह की भाषा बोलिए, लेकिन हर आदमी समझता है कि उसका नेतृत्व जो है वो गैर जाट है और वो पार्टी गैर जाटों की पार्टी है। तभी जाटों के वोटों के लिए तो फिर जज्बा है ना उनके साथ। जज्बा बहुत छोटे से एरिया में उनकी मदद कर पाएगी, अगर कर पाई तो। चूंकि इस ध्रुवीकरण में क्या हुआ कि जो जाट मतदाता हैं वो भी बहुत समझदारी से अपना निर्णय लेंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि जिस जजपा से वो उम्मीदें लगा रहे हैं कि उसी के तंबू ना उखड़ जाए, कि अंततोगत्वा तो लोगों ने तय करना है। और अगर जाट समुदाय को लगता है कि इस सरकार को बदल के हमारी सरकार आनी चाहिए, ये बात अगर दिमाग में बैठ गई तो ना जजपा ना इनेलो, साफ साफ है, सब साफ है, चूंकि तय तो जनता ने करना है। और भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश ये कर रही है, जाट समुदाय की भी उपेक्षा कर रही है, और जाटों के अलावा जो और भी जातियां हैं, यहाँ एक और अजीब सा एंगल जुड़ा है लोकल और माइग्रेटेड लोगों का, ये भी काम कर रहा है। और ये हमेशा एक इतिहास रहा है कि जो स्थानीय लोग अपने आप को मानते हैं, मूल निवासी जो मानते हैं, वो तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लोग अन्यथा ना लें, वो बाहरी लोगों को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते। अब देखिए ना, उत्तर दक्षिण भारत के जो मूल निवासी हैं उनकी एक शाखा उत्तर भारत में भी है, वो आज भी वहाँ नारे लगते हैं कि आर्य है, यानी जो बनिए ब्राह्मण है वो भारत छोड़ें। जेएनयू में लग रहे हैं नारे इस तरह के। तो ये फैक्टर भी है, ये भी काम कर रहा है। और लोग यहाँ तक कहते सुनते मिलते हैं कि अगर आपने गैर जाट को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो गैर जाट में तो और भी कई बरादरियां हैं, 34 बरादरी और भी हैं। अच्छा, इस तरह की बातें भी, इस तरह की चीजें भी बिल्कुल चलती हैं राजनीति में। लोग, राजनीतिक लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, चूंकि उनकी बुद्धि में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। तो नेता क्या कहता है इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन धरातल की सच्चाई यही है कि समाज पूरी तरीके से विखंडित है, विभाजित है राजनीतिक रूप से। भले ही आप 36 बरादरी की एकता का नारा देते रहें, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तब धर्म, जाति और क्षेत्र, ये तीनों फैक्टर सबसे ज़्यादा उभर के काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि हरियाणा में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जाति और क्षेत्र के बूते तो यहाँ राजनीति हमेशा हुई है और आगे भी होगी। एक उपचुनाव में जब भी कोई पार्टी जीतती है पॉलिटिकल, तो वो कम से कम एक साल तो शोर रखती है इस बात का, हम उपचुनाव जीते। आदमपुर का उपचुनाव ऐसा है जैसे सबने कान बंद करके रख लिया अपने। आदमपुर जो अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा आदमपुर का, ना इवन भाजपा वाले भी नहीं कर रहे कि हम आदमपुर में। यदि भारतीय जनता पार्टी में तो नैतिक साहस ही नहीं है कहने का कि आदमपुर हमने जीता है। वो तो कुलदीप बिश्नोई ऑलरेडी जीत ही रहे थे, वो गढ़ी उनका था। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुलदीप बिश्नोई और उनके जो उनकी वसीयत की राजनीति थी उसे अपने साथ लेके अपने आप को संदिग्ध जरूर बना लिया है कि आप एक डायनेस्टी को प्रमोट कर रहे हैं। भजन लाल जी की जो छवि रही है इतिहास में, हरियाणा में उनके समर्थक बेशक ना माने, पर पूरे भारत में जो छवि है चौधरी भजन लाल की, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। दल बदल की राजनीति का श्रेय उनको गया है। और 2014 में तो लोग लेके इसलिए आए थे इस पार्टी। और भ्रष्टाचार के बारे में भी सबको पता है, जो भी है उनकी राजनीति जिस तरह की थी, तो उसके साथ समझौता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को डाउटफुल बनाया, और ये हमेशा बनाती रही है। मुझे नहीं पता है महम कांड की सच्चाई क्या, लेकिन महम कांड के बाद उन्होंने इनेलो से समझौता किया। आपातकाल में जो कुख्यात रहे चौधरी बंसीलाल, उनसे समझौता किया, और जो पूरे भारत में एक विपरीत सी छवि रखने वाले भजन लाल जी हैं, उनसे समझौता किया। तो भारतीय जनता पार्टी किस आदर्श की बात करती और किस अच्छी साफ सुथरी राजनीति की बात करती, उसको लेकर हरियाणा के लोग अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, और वो अब भरोसा करने के मूड में है नहीं। लंबा शासन हो जाता है 10 साल का, बहुत है 10 साल। हुड्डा साहब ने भी 10 साल राज किया, तो
आते आते ऐसे ही खराब हो रहा था वो। हाँ, लेकिन वही है, जो सत्ता में होता है वो बड़ा असहज हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर रोज मुझे हटा के सोते हैं। हाँ, वो तो स्पष्टीकरण दिया ना उन्होंने, और मैं कहीं नहीं जाना चाह रोज रहा। कहीं ना कहीं चल जाती थी। हाँ, तो वो तो होता ही है। एक ऐसा आदमी जिसने कभी संघर्ष ही नहीं करा, कभी शायद कल्पना भी नहीं की होगी, 10 साल उन्होंने हरियाणा जैसे प्रांत में शासन किया है और उन्हें भी चस्का लग गया कुर्सी का। और कहते हैं सर कि हरियाणा का मुख्यमंत्री होना एक अलग चीज है और दूसरे प्रदेश का अलग होना है। हरियाणा मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज है। हरियाणा का मुख्यमंत्री, मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि यहाँ के नेता साहब पूछो कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, तो उसकी चॉइस हरियाणा का मुख्यमंत्री होगी, क्योंकि हम तो सिर पे बिठा के रखते हैं। क्योंकि अपार संभावना है ना यहाँ जो एक बार मुख्यमंत्री रह लिया उसके पास कोई लिमिट नहीं है संसाधन जुटाने की। उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अरबपति हो जाते हैं, 100 करोड़ के लोग उसके पास होते हैं, तो वो कितने क्या होगा उसके, आप कल्पना कीजिए। जिन लोगों के पास साइकिल नहीं है वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलने लगे। हाँ बिल्कुल। हरियाणा तो संसाधन, तो ये जो सत्ता के प्रति जो आकर्षण है उसकी वजह हरियाणा में यही रही है कि ये बहुत कुछ देता है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री और हरियाणा के लोग भी ये करते हैं कि मतलब ये घोड़े की सवारी है और ये हर किसी को नहीं आती। तो हमारी जो हमारे प्रदेश की जो प्रिय जनता है वो भी ऐसे ही लोग उनको चाहिए जो डंडे से शासन चला सके, ब्यूरोक्रेट्स को डरा के धमका के काम कर सकें, उनकी गलत सही बात को माने, जिसमें डिलीवर करने की क्षमता है। वो क्षमता मनोहर लाल जी में तो है नहीं। 10 साल हो गए सर राज कर रहे हैं बड़े दमदार तरीके से। नहीं, दमदार तो नहीं, बस राज कर रहे हैं। और वो सबको पता है, वो कृपा है नरेंद्र मोदी जी की तो चल रहा है। फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पार्टी है कि वहाँ लोग अंदर अंदर तो सुलगते रहते हैं लेकिन बाहर कोई विरोध नहीं करता। अब पिछला जो उनका कार्यकाल था कई उनके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इस बार वो भी साफ हैं सारे के सारे। सबसे बड़ा तो उनको यही मिला हुआ है ना। हाँ, अब मनोहर जी साहब बात करके देख लेना, कभी मुलाकात हो तो दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता दीजिए। ईमानदारी से बताएंगे नहीं वो कि ये जो 3-4 दिग्गज पहले कार्यकाल में थे अब नहीं थे, उनके ना होने से आप कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। है ये हरियाणा का बड़ा सांस एकदम सांस आ जाए ना। हाँ, लेकिन तो पहले वाली सरकार तो थी तो सर उसमें चेहरे तो थे भाजपा के पास। हाँ, तो इस बार तो मतलब ये जो इस बार कमजोर सरकार मानी जा सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री के अलावा कोई आदमी है ही नहीं जो बात रख सके। देखिए, कोई मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि उसके कैबिनेट में कोई भी दमदार आदमी हो। अच्छा, ये बातें मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। ये सत्ता का चरित्र हरियाणा में खास तौर से एक अनिल विज टॉलरेट नहीं होता इनसे, और वो भी बेचारे कमजोर पड़ने लगे। अब वो व्यक्तिगत बातचीत में अपनी निराशा जाहिर कर देते हैं कि मैं क्या करूं, तो उनको अधिकारियों के जरिए कंट्रोल किया हुआ है, बंद रखा। हाँ, तो पूरा कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। बावजूद इसके जनता अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक बहुत इफेक्टिव मुख्यमंत्री हैं, या बंसीलाल जैसे हैं, या ओम प्रकाश चौटाला जैसे हैं, या भूपेंद्र हुड्डा जैसे भी हैं। उनकी तुलना तो किसी से भी नहीं होती, किसी से तुलना नहीं हो पा रही। वो इतिहास में किस वजह से याद रखे जाएंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबसे बहुत सफल मुख्यमंत्री के रूप में रखे जाने चाहिए याद हो तो। अभी तो इतिहास तय करेगा, उनके प्रति निर्मम रहता है या हरियाणा का राजा है। बन के रहना कोई छोटी बात तो नहीं है। नहीं, हरियाणा को 10 साल में आप ले कहाँ गए, ये तो देखना होगा ना कि हरियाणा में ऐसा क्या आमूल चूल बदलाव आ गया। तो वही भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने एक मुद्दा तो कर ही दिया, खड्डों का वाला, सड़कों के गड्ढे। हाँ, वो तो एक्सपोज कर ही गया होना चाहते हुए। ये तो हर जगह आप चले जाइए, हर शहर में चले जाइए, यही हालात है। कोई बिजली, सड़क, पानी या सिविक एमिनिटीज के क्षेत्र में कोई आपको क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहने की स्थिति में है कि हम इन 2 क्षेत्रों में भारत में सबसे अग्रणी हैं? आप तेलंगाना में काम देखिए केसीआर का, क्या विकास का मॉडल तैयार किया उस आदमी ने। आंध्रा में जगन रेड्डी का बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ तो ठीक है, लोग, कुछ लोग हैं जो परेशान थे और शायद वो राहत महसूस कर रहे हैं। अंदर से वो भी जानते हैं कि जो ये हमारा मौन है कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है इस चीज की।
क्योंकि हरियाणा में अगर आप काम धरातल पे नहीं करोगे, लोगों के काम नहीं होंगे, उनके अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की हाल देख लीजिए आप क्या है। सबसे ज़्यादा अगर कोई उनकी आलोचना कर रहा है तो उनके कार्यकर्ता करते हैं, जो फोटो खिंचवा के बड़े उनको यशस्वी, लोकप्रिय और सानिध्य प्राप्त किया, और ये इस तरह की जो डालते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेचारे काटे हुए लोग हैं। और अंतिम आशा में जी रहे हैं कि शायद ये वाली चमचागिरी करके, ये वाली चारणगिरी करके शायद हमारा कुछ उत्थान हो जाए। हालत ये है। तो ये आपके जो सैटेलाइट सूत्र हैं, ये आपको ये इस तरह का फीडबैक दिया उन्होंने? सैटेलाइट सूत्र नहीं, हम तो लोगों के बीच रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, है ना, और हरियाणा के मनोविज्ञान को समझते हैं, यहाँ के सोशल साइकोलॉजी को समझते हैं कि हरियाणा का आदमी कैसे सोचता है। तो मतलब चैलेंजिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात अभी फिलहाल? बिल्कुल चैलेंजिंग है। बहुत लोग तो ये भी तय करते हैं कि पार्टी हमारे लिए बनी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई और क्यों हम इसको झेल रहे हैं। सिर्फ लफाजी है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। सारे पर्चे आपके लीक हो रहे हैं, आपके जो चयन आयोग हैं उनके दफ्तरों में से मोटी धनराशि मिल रही है, मंत्री आपके अधिकांश पूर्व भी और अभी भी वो सब अरबपति बन चुके हैं, सबके पास काली दौलत है। एक बार इंडिपेंडेंट जांच कराना ना, पता चल जाएगा उनके खिलाफ कौन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन में जो मंत्री अपनी जायदाद डिक्लेयर कर रहा है 2 करोड़ प्लस, उसकी 5-5, 6-6 कोठियां हैं और सब बेनामी है, किसी के हाथ भी नहीं आएंगी चीजें। और मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी चीजें नहीं है, वो तो बहुत संज्ञान वाले मुख्यमंत्री हैं। संज्ञान शब्द भी उन्होंने ही चलाया हरियाणा में, पहले कौन संज्ञान चाहता था। तो सब आनंद में है, पब्लिक आनंद में नहीं है। पब्लिक नहीं आनंद में, पब्लिक नहीं है, पब्लिक। हाँ। आप भी देखो ना, भ्रष्टाचार, आपने रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार हटा दिए करप्शन के चार्जेस में, और फिर उनको इसलिए रख रहे हो कि हमारे पास मैन फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या जीरो टॉलरेंस ही होती है क्या? आप बंद कर दो ना तहसील 1 साल के लिए, हमारे पास आदमी नहीं है, अच्छे तहसीलदार दोबारा भर्ती कर देंगे। जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार मुक्त, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। हाँ, मतलब हैरत होती है जो ये कि कहते हैं ना मेरिट बेस पे लगे थे, वो तो पैसे लेते हुए वो अफसर पकड़े। धर्मेंद्र जी, हमें तो लोग ये बताते हैं कि फला तहसीलदार 20,000 करोड़ का आदमी है, आरटीओ 5,000 करोड़ का आदमी है। अगर हम इसका 1/10 भी कर लें, इतने पैसे वैसे कल्पना भी नहीं की जाती, इतने पैसे अगर सामने हो तो सोच नहीं सकते। एक तहसीलदार पूरे अपने जीवन में कितना पैसा कमा लेगा? 2 करोड़ 3 करोड़ तनख्वाह तो यही है, 3 करोड़ की। और तहसील नहीं, हर विभाग में यह हालत है। एक औसतन कर्मचारी पूरे उम्र में वो 2 या 2.5 करोड़ रुपए वेतन लेता है। और सरकार ये कहती है, अब सबके हमारे संज्ञान में लाइए विषय, आप बताइए कौन भ्रष्ट है। ये हमारा काम है बताने का। ये जनता ये जोखिम उठाइए बताने का कि अमुक अधिकारी करप्ट है। जनता को तो जी अपनी परेशानियों से फुर्सत नहीं, तो उस चीज का ये लाभ उठा रहे हैं। जनता के पास कहाँ समय है। एक दौर में ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे एक पोस्ट कार्ड लिख देना मेरे को, एक पोस्ट कार्ड चिट्ठी लिख देना 25 पैसे की, हाँ, कि वो आदमी, वो फलाना जो अफसर है वो पैसे ले रहा है और मैं उसका इलाज बांध दूंगा। आप देखो शोध का विषय देखना, कोई कार्ड पहुंचा कि नहीं आज तक कभी। तो किस जनता से आप आशा कर रहे हैं? कार्ड ही लिखा। कार्ड की सेल ही नहीं बढ़ी होगी, बिल्कुल कम बेशक होगी हो। वैसे उनके समय में मुझे याद है, मैं जब दैनिक जागरण में था तो मुख्यमंत्री के नाम पत्र एक कॉलम छपता था, तो लोग चिट्ठियां लिखते तो थे उनको और उनके जवाब भी दिया करते थे। हालांकि उसमें कोई भ्रष्टाचार का तो मैंने नहीं देखा, जनरल समस्याएं होती थी, जैसे इस सरकार में ट्वीट कर देते हैं लोग। भ्रष्टाचार पे एक आम सहमति है हमारे पूरे राजनीतिक वर्ग में। आप राष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए, ये कहा जाता था कि सोनिया गांधी के दुनिया भर की राजधानी में 700 होटल हैं। 700? और उनकी जो दौलत बताई जाती थी उसके शून्य गिनने की मैंने कोशिश की, मैं नहीं गिन पाया। वो अरब खरब तो छोड़ दीजिए, नील पद्म शंख से ऊपर जा रही थी। गिनतियां आती नहीं है। कोई एक मुकदमा चल रहा है सोनिया गांधी की आय का तो नहीं, आय का, राहुल वाड्रा किसी के खिलाफ कहीं चल रहा हो, आय के नहीं है तो छोटे मोटे ये प्लाट प्लूट के हैं बस। तो क्या कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री?
अगर 8-9 साल में वो यही सिद्ध नहीं कर पाए कि जो अकूत दौलत हमें मिली है सोनिया राहुल के पास से, ये नंबर 2 की कमाई है, अवैध कमाई है। ये तो उसी सब अलिखित समझौता है, सबका कंप्रोमाइज है, पूरे राजनीतिक वर्ग का यही है, और जनता इस सत्य को जानती है। लेकिन हर चुनाव में उन्होंने एक छोटी बुराई को चुनना है, अगले चुनाव तक वो छोटी बुराई पहली वाली से बड़ी बुराई के रूप में आ जाती है, छोटी वाली को चुनते हैं। तो हमारा लोकतंत्र अभिशप्त है और हम सब अभिशप्त हैं ये सारी चीजें झेलने के लिए। दोस्तों, ये डॉक्टर सतीश त्यागी जी की बातचीत, हालांकि ये बहुत कड़वा सत्य बोल जाते हैं कई बार ना, इतना बोलना नहीं चाहिए सर। सत्य कड़वा ही होता है, थोड़ा छुपा लेना चाहिए आजकल ना। किस लिए, हमें क्या लेना है? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम से जो उम्मीद है वो मुझे लगता है कि जनता ने भी छोड़ दी है, पूरी तरह से निराश है कि ये नहीं बदलेंगे भाई, इनका कुछ नहीं होना। अगर 100 में से 40% 45% लोग वोट ही नहीं दे रहे तो ये उदासीनता। किसको देने जाए, 10 चोर खड़े सब, किसको वोट देगा? तो यही तो है, ये जो उदासीनता, ये तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ भी हो जाए हमें क्या, हमें क्या। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है वैसे भारत में, बहुत खतरनाक है। और इस लोकतंत्र की या इन सारी चीजों की रक्षा करने का दायित्व जिस जनता पे है, अगर उसमें इतनी उदासीनता होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्या भारत का भविष्य। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी से हमने पूरी पॉलिटिकल चर्चा की है। हमारी हफ्ते 10 दिन महीने में एक मुलाकात डॉक्टर साहब से मैं आपकी इसलिए करवा देता हूँ ताकि मैं पता रहे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू।